बरेली से समाजवादी पार्टी ने प्रवीण सिंह ऐरन को बनाया उम्मीदवार। जी हां, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रवीण सिंह ऐरन को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देखिए प्रवीण सिंह ऐरन ने क्या कहा और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे। देखिए संवाददाता अरशद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। आप लोग को आज टिकट मिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की रणनीति क्या होगी आपकी? सदिच्छा, समर्पण और सेवा, यही हमारी रणनीति है। पहले भी रही है और आगे भी ये रहेगी। ईमानदारी और डेवलपमेंट, रोजगार, ये हमारी रणनीति है। हम निश्चित रूप से निजी सेक्टर में बहुत कई कारखाने लगवाएंगे हम अगर जीतेंगे। सरकारी तंत्र तो अब इन्होंने बेच दिए, बनी बनाई फैक्ट्रियां बेच दी और बहुत कौड़ियों के दाम पे बेच दिए। अरबों खरबों रुपए के कंपनियां। भारत पेट्रोलियम आप जानते हैं कितनी प्रतिष्ठित कंपनी, जिसका अरबों रुपए का जिसकी संपत्ति है देश में, उसको बेच दिया। अब वो रिलायंस पेट्रोलियम है, भारत रिलायंस बीपी। तो ये जो है, हम निजी सेक्टर में बहुत फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, रोजगार के साधन बढ़वाएंगे और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, इसकी व्यवस्था करेंगे निश्चित रूप से। और देश में सांसद का ये वर्क काम नहीं होता कि वो खामोश रहे, चाहे वो अन्ना हजारे जी का मसला हो, चाहे वो निर्भया कांड का मसला था। आप सब जानते हैं कि मैं टीवी पे हमेशा दिखाई पड़ता था। इन सारे मुद्दों पे मैंने अगर ज़रूरत पड़ी तो जनता के पक्ष में खड़ा हुआ, ना कि दूसरे बिंदुओं के आधार पर। तो हमारी रणनीति वही रहेगी कि हम बेरोजगारों की आवाज़ उठाएंगे। 2024 का चुनाव करेंगे। आप अपना प्रतिनिधि किसको मानते हैं? जो भाजपा का कैंडिडेट होगा उसे मानेंगे। और माननीय संतोष जी का ऐसा लगता है कि वो उनका टिकट हो गया है और होगा, तो फिर हम लोग का चुनाव होगा। वो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उनका नकारा जो इतिहास रहा है 8 वर्षों का, 8 टर्म्स का, 8 जो कार्यकाल उन्हें मिले, ऐसा बहुत ही बरेली की जनता ने इतना सम्मान दिया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने, हमारे माननीय संतोष जी ने, ये इतना, एक तरह से मैं कहूँगा कि ये धोखा है बरेली की जनता के साथ। आंखों में धूल झोंकने का काम है कि कभी फलाना मियाँ को खड़ा कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी दंगा, कभी ये, कभी वो। इस तरह की जो शासकीय जो नीतियाँ बनाई गई, तरीके करे गए, अपनाए गए, वो गलत थे। और अब जनता उसका जवाब देगी। जनता वेट कर रही थी 5 साल पूरे हों, और मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर, और मुझे काफ़ी लगता है कि ये सब को ध्यान में रखते हुए हो सकता है वहाँ का टिकट बदल जाए। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में और इकोनॉमी के सेक्टर में क्या आपका विजन रहेगा? इकोनॉमी में मैंने बताया कि ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिससे विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को मिले। और सिर्फ विकास का मतलब ये नहीं हो कि सड़क बन गई तो वो भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। जो संसाधन, आर्थिक संसाधन हैं, जो अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसका वितरण सब वर्गों में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कुछ बड़े ग्रुप जो हैं वो 800 करोड़ के भी नहीं थे और आज वो 2 लाख करोड़ के हैं। तो ये जो है, ये नहीं होना चाहिए। और जनता की माली हालत खराब होती जा रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 300 बेड का अस्पताल बना के खड़ा कर दिया, वो सफ़ेद हाथी बना हुआ सरकार के लिए। ये बात सही है कि 300 बेड का अस्पताल बनवाने में मेरी जो सूची थी, वो सूचना थी, और वो जो हमने किताब छपवाई थी उसमें उसका जिक्र भी था। उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये जो बनवाया था, जिसे आप कहते हैं ना, वो स्पाइन इंजरी वाला था, ये सारा करवाया था, केंद्र के पैसे से बना। वो जो बना था, और उसमें हम कुछ पत्रकार साथियों की भी बड़ी मदद प्लांट का क्या हुआ? तमाम सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए उसका उपयोग तक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कर्मण्यता की लिमिट है, नकारापन की लिमिट है कि जो चीज़ आपके पास है उसको नहीं कर पा रहे हैं। जो हर चीज़ में कहीं सिंसियरिटी नहीं है, क्योंकि जब ये भ्रष्ट होंगे सारे अधिकारी जो कहने को ईमानदार, और वो ऐसी ईमानदारी की 5000 करोड़ रुपए
कितना है वो बॉन्ड जो हुए सरकारी बॉन्ड, इलेक्ट्रोल इलेक्टोरल बॉन्ड 5600 करोड़ के, 5600 करोड़ का बताइए पैसा इकट्ठा कर लिया अपने नाम। 95% ऐसा खुला भ्रष्टाचार, और उसके बाद उसके फेवर हो रहे हैं। अब सब चीज़ सामने आ जाएगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखा, नाम आ जाएंगे किसने दिया था और उसको कितने करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। तो आज ये कानून के कटघरे के समय है ये मोदी सरकार, और अब जनता के भी कटघरे में, दोनों तरफ से। मोबाइल की आवाज आ रही है। 2024 में जो है ये ईवीएम का जो मतलब मुद्दा बार बार उठता रहता है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? ईवीएम मशीन से चुनाव हो या ना हो, कैसे? ईवीएम से हो, हमें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं इसके खिलाफ है, लेकिन जनता में ज़रूर इस बात का इच्छा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जहाँ तक हमारा सवाल है, ईवीएम से होगा तो भी हम फेस करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे केंद्रीय बलों की मदद से और दूसरे उससे और आप लोगों के उससे कि बेईमानी ना कर पाएँ। लेकिन जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से हो, क्योंकि अमेरिका में बैलेट पेपर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, तमाम दूसरे देशों में चल रहा है, विकसित देशों में चल रहा है, जिनका मॉडल अपनाते हैं। तो इसमें क्यों नहीं अपनाते? ये तो सवाल का जवाब उन्हें देना है कि अगर मोदी जी वाकई में 370 कह रहे हैं, 370 आएंगी, 400 आएंगी, तो फिर करें, वो उसको चुनौती को स्वीकार करें और करें चुनाव पारदर्शी तरीके से, बैलेट से चुनाव करें। जनता चाहती है। कुछ मुस्लिम वर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता, ये सब चीज़ें मीडिया का कयास हो सकता है, और ये मुद्दे जो हैं हम नहीं समझते कि चुनाव में कहीं कोई चीज़ें, ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं और ये कयास हैं। मुझे लगता है कि कौन किससे नाराज़ है, ये इतने बड़े चुनाव में ये चीज़ें हैं नहीं, मुद्दा नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसी कोई बात है। तो आजम खान साहब बहुत मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान है। बेरोजगारी, कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी, महंगाई। आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या आवाज उठाई? आजम खान साहब के लिए जो स्तर किया जाता है उसे मुसलमानों कानूनी के नेता माने जाते हैं, वो उस पर आपकी अभी पार्टी ने क्या आजम भाई बहुत हमारे सम्मानित साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम बहुत उनके समर्पित उससे हैं। लेकिन आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जनता के सरोकारों से संबंधित है, तो वो इशू जो है उस पर डाइवर्ट अगर आप मुझे करना चाहते हैं तो मैं नहीं होऊंगा, वो आप मुझसे बात करिएगा, हम आपको कहीं जवाब ना देंगे। कहीं ये माना जाता है कि मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, माना जाता है सर या नहीं माना जाता? आप जो कह रहे हैं मैं उस विवाद में पढ़ने वाला नहीं। इसे भाजपा जो है इसे हिंदू केंद्र बनाना चाहती है, हिंदू केंद्रित, और ये हम उन्हीं के पाले में उनको डिफीट देंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वोटों को बंटवाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और ये हिंदू वोट जो है वो अपना करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा झेल रहा है, अगर 85% हिंदू है तो वो महंगाई को उसी प्रोपोर्शन में झेल रहा है, बेरोज़गारी को उसी प्रोपोर्शन में झेल रहा है। तो मुद्दा वो है ना, ये चीज़ जो है मुसलमान सब समझ रहा है, अगर महंगाई चीज़ है तो हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी महंगी चीज़ को भुगत रहा है, बेरोज़गारी को वो भी भुगत रहा है, हम भी भुगत रहे हैं। पहले ये तो समझ रहा है सर, लेकिन कहने वाली बात यह है कि आजम खान साहब के लिए मुसलमान कैसे मुतमईन हो कि समाजवादी पार्टी के साथ हम जाएं? मैं किसी व्यक्ति विशेष को उनका, जैसे मैं आप जो बात कह रहे हैं मैंने आपको जवाब दिया कि इस विषय को यहाँ पर इस चुनाव में ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा व्यक्तिगत आप बात करिएगा तो हो जाए।